नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण का टॉपिक पूरा किया था, जिसके अंतर्गत हमने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, यत्न एवं संज्ञा सूत्रों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय है संधि। तो उसी को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। संधि। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा को जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि जो है वो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से। अब यहाँ स्थिति होती है, दो वर्ण होते हैं, तब हम क्या करेंगे, उनका मेल करवाएंगे, आपस में उनका मिलाएंगे, तो उनमें क्या होगा, कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम ही क्या होता है, संधि होता है। संधि हमेशा दो वर्णों के मध्य में ही होती है। और संधि होगी कहाँ पर, ये जो प्लस का निशान है इसके आसपास जो दो वर्ण होते हैं उनके मध्य में ही संधि होती है। तो संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार की प्रक्रिया का नाम संधि होता है। अब देखिए, दो वर्ण होंगे, वो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। जब दो पदार्थ अर्थात दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई परिवर्तन होता ही है, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो। तो यहाँ हम वर्णों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ण चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, निश्चित रूप से जब वो दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक नया वर्ण हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो ये जो हम प्रक्रिया करते हैं, इस प्रक्रिया का नाम ही क्या होता है, संधि होता है। तो संधि की परिभाषा हमने जानी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार की प्रक्रिया का नाम संधि होता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की, कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है वो मूलतः तीन प्रकार की होती है। हम संस्कृत के अंतर्गत संधि की बात कर रहे हैं, तो संधि जो है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है बात अच संधि की। सबसे पहली संधि है अच संधि। दूसरा जो प्रकार है वो है हल संधि। और तीसरा जो है वो है स्वादि संधि। अच संधि जो होती है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हल संधि जो है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और स्वादि जो संधि है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ संधि जो है वो मूल कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अच संधि जिसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं, हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, और स्वादि संधि जिसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ अच है, देखिए माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े थे, तो अच का मतलब क्या था, ऐसे लेकर के च तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे अच होते हैं। हम माहेश्वर सूत्रों में जब देखेंगे तो पता लगेगा कि ऐसे च तक के जो वर्ण हमारे सामने आते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, स्वर होते हैं। इसीलिए अच संधि को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हल का मतलब क्या हुआ, है से लेकर के ले तक के जो वर्ण होते हैं वो हल वर्ण होते हैं। हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो हल वर्ण हमारे पास जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, व्यंजन होते हैं। इसलिए हम इस संधि का नाम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वादि संधि सु आदि जो होती है, इसका मतलब है किसमें से विसर्ग
रू या रे, ऐसी स्थिति होती है, इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, विसर्ग संधि कहते हैं। हमें इसके अंतर्गत स्वादि संधि या हम कहें विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग की स्थिति हमें निश्चित रूप से मिलती है। विसर्ग के स्थान पर हमें से भी मिल सकता है, विसर्ग के स्थान पर हमें रू भी मिल सकता है, या विसर्ग के स्थान पर हमें रे भी मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियां एक जैसी है, क्योंकि से को ही विसर्ग होता है, रू को रे होता है, रे को फिर से विसर्ग होता है, तो स्थिति सारी घूम फिर करके किस पे आती है, विसर्ग पर आती है। तो इसलिए इसका नामकरण क्या रखा गया है, विसर्ग संधि रखा है। तो संधि जो है वो मूल 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और स्वादि संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे अच संधि की, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अच संधि, अच संधि में हमने जाना कि इसके अंतर्गत क्या होंगे, स्वर होते हैं। अच का मतलब ही क्या होता है, स्वर होता है। तो देखिए हम संधि कहाँ करते हैं, प्लस के निशान के आसपास जो 2 वर्ण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के मध्य में क्या होती है, संधि होती है। हमारे पास ऐसी स्थिति होती है, एक शब्द और 2 शब्द, तो पहले वाला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के मध्य में ही हमेशा संधि होती है। तो हम बात कर रहे हैं अच संधि की। तो अच संधि हम जब भी करते हैं तो ये जो 2 वर्ण होते हैं, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, ये सदैव ही हमें कैसे मिलेंगे, अच मिलेंगे। अर्थात दोनों ही वर्ण कैसे होंगे, वो अच ही होंगे। तो यहाँ हमें इन 2 वर्णों को देख करके पता लग सकता है कि यहाँ संधि कौन सी हो रही है, कि अर्थात यहाँ पर स्वर संधि अर्थात अच संधि है या फिर हल संधि है। तो अच संधि के अंतर्गत ये जो 2 वर्ण होते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो अच ही होंगे। तो इस प्रकार से ये अच संधि हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो अच संधि होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो अच जो संधि है वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है वृद्धि संधि, 5वां है दीर्घ संधि। ये जो 5 रूप हमारे अच संधि के हैं ये हम अक्सर पढ़ते आते हैं, लगातार हम इनका अध्ययन करते हैं। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आगे की जो 3 और संधियां हैं वो आती है पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और अंतिम है प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से अच संधि जो होती है वो कुल 8 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है यण संधि, फिर है गुण संधि, फिर है अयादि संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है दीर्घ संधि, फिर पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और अंतिम 8वीं जो अच संधि है वो है प्रकृति भाव संधि। तो इन 8 अच संधि का हम अध्ययन बारी बारी से करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं यण संधि को लेकर के। तो आज हम अभी अध्ययन करेंगे यण संधि का। तो देखिए अच संधि में सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है यण संधि का। यण संधि करने वाला जो सूत्र होता है, यण करने वाला जो सूत्र होता है, यदि हमें उस सूत्र के बारे में पूरी जानकारी है तो हम यण संधि को आसानी से कर सकते हैं। तो यण संधि का जो सूत्र आता है वो आता है इको
यणची, इको यणची। अब देखिए नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है और क्या करना होता है, किस प्रकार से हम यण संधि से युक्त शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची, इको यणची। इस शब्द को हम देखेंगे ध्यान से तो इसके अंतर्गत हमें 3 शब्द दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इक, फिर है यण और फिर है अच। ये 3 शब्द हैं, इक, यण और अच। तो ये जो सूत्र है इको यणची, ये क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर। इक स्थाने यणशात अच परत्वात्, ऐसी स्थिति होती है। तो ये जो सूत्र है क्या कहता है, इक स्थाने अर्थात इक के स्थान पर यणशात, यण आदेश होता है अचि अर्थात अच परे होने पर। अब देखिए क्या कहता है, वैसा वैसा हम यहाँ लिखते हैं कि इक के स्थान पर, इक के स्थान पर, तो स्थान हम इस प्रकार से दिखाएं कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होगा? जब उससे परे क्या हो? अच हो। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है? ये स्थिति बनती है कि इक के स्थान पर हम यण आदेश करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब इक के बाद में कोई क्या हो? अच हो। अब अच का मतलब यहाँ पर असमान अच से है, समान अच नहीं होना चाहिए। समान हो गया तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ असमान अच से तात्पर्य है। अब देखिए 3 शब्द हैं, हम 3 शब्दों को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ये सारे के सारे हमारे प्रत्याहार हैं जो कि हमें माहेश्वरी सूत्रों से पता लगते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम इक को जानेंगे कि इक क्या है। तो इक का मतलब है ई से लेकर के कै तक के जो वर्ण होते हैं वो इक कहलाते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों में हम देखेंगे तो इक जो है वो क्या होगा? ई, उ, री और ली, ये स्थिति होती है। इक का मतलब क्या है? ई, उ, री और ली। फिर बात करते हैं यण की। तो यण क्या होते हैं? य से लेकर के अण तक के जो वर्ण होते हैं, तो इनमें कौन कौन से वर्ण होंगे? य, व, र और ल, ये स्थिति होती है य, व, र, ल। तो ये क्या कहलाते हैं? यण कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अच, अच क्या होते हैं? हमने पहले भी अध्ययन किया है कि अच क्या होते हैं? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। लेकिन ये क्या कहता है कि असमान अच होना चाहिए। अच का मतलब तो यही होता है, लेकिन जब हम यण संधि करते हैं तो यण संधि में इक क्या होता है? ई, उ, री, ली। यण क्या होता है? य, व, र, ल। और अच क्या होता है? ये होता है। लेकिन क्या कहता है? असमान अच होना चाहिए। असमान का मतलब ये होता है कि यदि इस प्रकार की स्थिति होती है हमारे पास, तो ये कहता है इक, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा? इक मिलेगा। और यहाँ सामने क्या मिलेगा? हमें कोई अच मिलेगा। और अच भी कैसा होगा? असमान अच होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इक के स्थान पर हम क्या कर देंगे? यण कर देंगे। इक के स्थान पर क्या कर देंगे? यण कर देंगे। ये स्थिति हमारे पास होगी किसमें? यण संधि के अंतर्गत, कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर इक होगा और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर कोई अच होगा, असमान अच होगा। असमान का मतलब अभी हम समझेंगे यहाँ पर। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इक के स्थान पर हम यण आदेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ स्थिति देखते हैं। ये क्या कहता है? इक के स्थान पर। तो इक का मतलब ये होता है, यण का मतलब ये होता है, अच ये होता है, लेकिन असमान हम अच करेंगे। अब देखिए ये कहता है असमान का मतलब ये होगा कि अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर इक में से ई है
तो उसके सामने अच में ई नहीं होना चाहिए। अगर ई हो जाएगा, चाहे वो ह्रस्व रूप हो चाहे दीर्घ रूप हो, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वहाँ फिर यण संधि नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, असमान। मतलब ई के सामने ई को छोड़ करके इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। इसी प्रकार ऊ की बात करें, अगर पहले वाले शब्द के अंत में ऊ है, इक में से ऊ है, तो उसके सामने ऊ को छोड़ करके इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। अगर यहाँ री है, अगर इक में से री अगर अंत में आता है पहले वाले शब्द के अंत में, तो उसके बाद में री को छोड़ करके कोई भी स्वर आ सकता है। इसी प्रकार से लरी की स्थिति है, यदि यहाँ लरी होता है तो उसके बाद में लरी को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है। तो ये है असमान की स्थिति। मतलब आमने सामने दोनों समान स्वर नहीं होने चाहिए, चाहे वो ह्रस्व रूप हो चाहे वो दीर्घ रूप हो। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, यण संधि में होती है। अगर देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ई आ जाए, पहले वाले शब्द के अंत में यदि ई होता है और उसके बाद इनमें से कोई भी स्वर हो ई को छोड़ करके, तो हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे। किसकी मदद से, इस सूत्र की सहायता से। अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ऊ है और उसके बाद अच में से ऊ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, तो ऊ के स्थान पर हम क्या करेंगे, वह आदेश कर देंगे। इसी प्रकार री की बात करें, अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर री है और उसके बाद री को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, तो री के स्थान पर क्या कर देंगे, हम रे आदेश कर देंगे। और इसी प्रकार से यदि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर लरी है और उसके बाद में लरी को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, तो लरी के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ले आदेश कर देंगे। तो यही है हमारी यण संधि। और यण संधि का सूत्र क्या आता है, इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर। और अच का मतलब है असमान अच, तो असमान अच परे होने पर। तो ऐसी स्थिति होगी तो हम इस प्रकार से इसमें परिवर्तन कर देंगे। तो हमारी यण संधि यही है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर। अब देखिए इसी चीज को हम उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए, बस हमें इस नियम को याद रखना है। अगर ये नियम हमें याद है तो इसका मतलब है ये यण संधि हम आसानी से कर सकते हैं। और इस सूत्र का मतलब हमें यदि पता है तो हम कोई भी उदाहरण यण संधि का आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले हम इन इक में 4 अक्षर है, तो सबसे पहले हम ई के उदाहरण करेंगे, उसके बाद हम ऊ के उदाहरण करेंगे, फिर हम री के करेंगे और अंत में हम लरी के उदाहरण करेंगे। तो हम सबसे पहले ई के उदाहरण लेते हैं, जहां हमें पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या मिलेगा, ई मिलेगा, चाहे वो ह्रस्व रूप हो या फिर दीर्घ रूप हो। इसके बाद में हमें दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या मिलेगा, कोई अच मिलेगा, और वो भी अच कैसा होगा, असमान होगा। तो यदि यहाँ पर ई होता है तो हम इस सूत्र की सहायता से क्या कर देंगे, ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे। तो देखिए इसी नियम के ऊपर हम कुछ उदाहरण को करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अब देखिए एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है। अब संधि कहाँ होगी, संधि होगी इस प्लस के निशान के आसपास जो 2 वर्ण होते हैं उनमें होती है। तो हम 2 वर्णों को अलग निकाल लेते हैं ताकि हमें संधि करने में आसानी हो। तो देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, इसमें ई है। कैसी ई है, छोटी ई है, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो अंतिम वर्ण जो होगा वो छोटी ई है। तो इस छोटी ई को हम बाहर
निकाल लेते हैं। जब छोटी ईस में से बाहर निकल गई तो यहाँ क्या बच गया, द जो है वो आधा बचा। उससे पहले क्या है, ये लिखा हुआ है वो ऐसा कैसा रह जाएगा, ये प्लस का निशान, इसमें दूसरे वाले शब्द में हम पहला अक्षर बाहर निकाल लें क्योंकि संधि के लिए यही ज़रूरी है, और आगे क्या बचा हुआ है, पी बचा हुआ है। अब देखिए हमारे सामने ये स्थिति है। अब हम देखेंगे प्लस के निशान के आसपास जो दो वर्ण है वो स्थिति देखेंगे क्या है। तो देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ई है, तो हमें इक में से, इक क्या होते हैं, ई उ री और लरी, हम ई के उदाहरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हमें क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ई है। फिर कहता है अच परे होने पर, अच में कहा हमने असमान अच होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। तो यहाँ ई के सामने क्या आ गया, ए आ गया। तो ए कैसा है, असमान हुआ इससे। तो हमारी दूसरी जो कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो जब दोनों स्थितियां पूरी हो रही है तो हम क्या करते हैं, इस नियम से या इस सूत्र की सहायता से इक के स्थान पर यण कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ई के स्थान पर हमें क्या करना है, यह करना है। तो देखिए इस सूत्र से हमने ई के स्थान पर क्या लिख दिया, यह लिख दिया। अब स्थिति हमारे पास क्या बन गई, ये द लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और ये ए लिखा हुआ है, और ये पी। परिवर्तन हमें कहाँ करना है, केवल इक में ही करना है, आगे जो अच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो अभी हमारे पास ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ण सम्मेलन करेंगे, आपस में इनको जोड़ेंगे। तो देखिए जो पहला अक्षर होता है जो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। अब देखिए आगे क्या है, द और ये दोनों आधे अक्षर हैं। जब दो द और ये आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, ध्य का निर्माण होता है। दोनों आधे अक्षर हैं तो निशान किसका आएगा, आधे का आएगा। आगे क्या बचा हुआ है, ए और पी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए वापस से हमें वर्ण सम्मेलन करना पड़ेगा क्योंकि पद के मध्य में इस तरह से आधा अक्षर नहीं रहता। अगर आगे स्वर होगा तो वो स्वर पहले आकर के मिलेगा। तो यहाँ ध्य कैसा है, आधा है, आगे है स्वर, तो ये स्वर आकर के इसमें मिलेगा। तो ध्य में ये ए आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ध्य पूरा हो जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, पी बचा हुआ है, तो ये क्या बन गया, यद्यपि। तो यदि प्लस अपि, ये जो दो शब्द हैं ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यद्यपि। इस प्रकार से शब्द का निर्माण करते हैं। तो हो गई बात क्लियर ये कि हमें क्या देखना है कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। इन चारों में से एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन चारों में से एक है, ई है हमारे पास। फिर कहता है कि आगे अर्थात इस शब्द के आगे दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर कोई असमान अच होना चाहिए। मतलब यहाँ जो चार वर्ण है इनके को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ ए है तो ये असमान है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नियम की सहायता से उस ई के स्थान पर क्या कर देंगे, यह आदेश कर देंगे। तो हमने यह आदेश किया तो ये स्थिति बन गई। जब हमने वर्ण सम्मेलन किया तो अंत में जाकर के ये स्थिति बनती है और हमारे पास यदि प्लस अपि बराबर क्या बनता है, यद्यपि बनता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति होती है यण संधि में। एक उदाहरण और देखिए, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब देखिए दो शब्द है हमारे पास, हमें क्या देखना है कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर इक, ई उ री लरी इनमें से होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पहले ई के ही उदाहरण कर रहे हैं तो हमें ई मिलेगा क्योंकि हम ई के ही उदाहरण कर रहे हैं। तो देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ई है। तो इस ई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। छोटी ई है, छोटी ई बाहर निकल गई। जिस भी किसी वर्ण में से स्वर बाहर निकल जाता है तो उनमें जो बचा हुआ वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है। तो देखिए इस ती में से ई बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, तय आधा बच गया। पहला अक्षर प्र है वो ऐसी की ऐसी स्थिति इसकी बनी रहेगी।
आगे क्या है, ए है, तो इस ए को हमने बाहर निकाल लिया। आगे जो बचा हुआ है वो क्या है, कम। इस तरह की स्थिति बची हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ई है जो कि हमें चाहिए था, और उसके बाद कोई असमान स्वर होना चाहिए जो कि है। ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो वो असमान स्थिति होगी, हमारे पास ऐसा है। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, इस ई के स्थान पर क्या कर देंगे, यह आदेश कर देंगे, और जो बची हुई स्थिति है उनको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ये स्थिति ऐसी कैसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो पहला अक्षर जो होता है वो वैसा का वैसा होगा, तो प्र जो है वो प्र हो गया। अब देखिए दो व्यंजन आधे हैं, तो ये दोनों संयुक्त नहीं होते। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में लगातार आधे हो और उनका यदि संयोग नहीं हो रहा है तो पहले वाला जो अक्षर होता है वो सदैव ही आधा होता है। तो ये जो तय होगा ये कैसा लिखेंगे, हम आधा लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये है, यह के आगे क्या है, ए स्वर है, तो ये आधा है, तो ए स्वर है, तो ये स्वर आकर के उसमें मिलेगा, तो ये में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, कम बचा हुआ है, तो ये देखिए क्या शब्द बन गया, प्रत्येकम। तो प्रति प्लस एकम बराबर क्या होता है, प्रत्येकम शब्द बनता है। तो देखिए हमने स्थिति देखी कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ई होगा, उसके बाद कोई असमान स्वर होगा, तो ई के स्थान पर हम यह आदेश कर देंगे इस सूत्र की सहायता से, और आपस में वर्ण सम्मेलन कर देंगे, और तो हमारे पास एक शब्द आ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होती है इको यणची में यण संधि के अंतर्गत। तो हमने यण संधि को समझा, यण संधि का नियम देखा कि यण संधि किस प्रकार से की जाती है। तो हमने दो उदाहरणों से इसको स्पष्ट भी किया है। तो आज की क्लास में हम इतना जानेंगे, और आगे के जो हमें क्लास हैं उनमें हम और अन्य जो उदाहरण है इको यणची के उनको हम लेकर के चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।